हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल समता एजुकेशन पे। आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल ही भोले भाले से टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक इतना भोला भाला है कि इसका इस्तेमाल हर कोई टॉपिक अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो आज हम बात करेंगे सबसे इजी और सबसे सिंपल टॉपिक के बारे में, रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, और इसके बारे में समझेंगे कि क्यों इतना आसान है और क्यों बाकी टॉपिक इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और इसमें बात करते हैं अपने कि कैसे इस तरह का आपका टॉपिक होगा और किस तरह के आपके सवाल बनेंगे और किस तरह से अदर टॉपिक्स जो होंगे आपके वो इसके कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है रेशो और उसके बाद समझेंगे हम कि क्या होता है प्रोपोर्शन। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे रेशो की। तो रेशो क्या होता है, देखो जब भी बात करते हैं हम रेशो की, अब बात करें यहाँ से सिंपल से एग्जांपल से समझने के लिए कि जब भी कोई दो तरह की क्वांटिटीज़ होंगी, जब दो क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो जब कंपैरिजन होगा तो उसी चीज़ को बोला जाएगा रेशो। लेकिन यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा आपका वो होगा यहाँ पे आपका डिवीजन मेथड से। क्या होगा? डिवीजन मेथड से। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है, वो सबसे ज़रूरी क्या है कि आप जब यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो जो दोनों क्वांटिटीज़ जो होंगी वो क्या होंगी, सेम यूनिट की होनी चाहिए। क्योंकि जैसे बात करते हैं हम यहाँ पे, अगर हम कंपैरिजन करना चाहें दो चीज़ों का, जैसे हमने मान लीजिए कि हमने कंपैरिजन किया स्पीड्स का, तो जब कोई दो चीज़ों की स्पीड का कंपैरिजन करोगे तो जैसे स्पीड हो गई, जैसे मान लीजिए आपने एक स्पीड का कंपैरिजन किया कार का और दूसरी किया आपने बाइक का, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे दो अलग यूनिट की चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो पाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्पीड का और डिस्टेंस से कंपेयर करोगे तो वो आपका रेशो नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कि दो हमारे पास वेरिएबल है, दो वेरिएबल है ए और बी, यानी समझ लीजिए हमारे पास दो इंटीजर्स हैं ए और बी, और हमें क्या करना है, इनका कंपैरिजन करना है। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमने क्या बोला कि ये डिवीजन मेथड के थ्रू कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए बाई बी, और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेशो। ये क्या हो जाता है हमारा, रेशो हो जाता है। तो इसी को रेशो बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ए होगा और जो बी होगा ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम यूनिट की होने चाहिए, अलग अलग यूनिट के नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आप लोगों ने कई सारे सवाल ऐसे देखे होंगे, कई सारे, जिसमें क्या होता है कि हम क्या होता है कंपैरिजन करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं स्पीड का और टाइम के साथ। तो यहाँ पर एक्चुअली में हम स्पीड का और टाइम का कंपैरिजन नहीं करते हैं, बल्कि उनकी वैल्यूज़ का यूनिट का कंपैरिजन करते हैं। तो आप यूनिट का कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन आप उनकी जो बात करेंगे, अगर हम बोलें कि यहाँ पे आपने बोला कि एक की ये 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और दूसरा आपका बोला जाए कि यहाँ पर आपको लग रहे हैं 5 आवर्स, तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों की यूनिट सेम नहीं है। तो यूनिट सेम होगी तभी आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर यूनिट सेम होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, हमने रेशो समझा कि रेशो क्या होता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो रेशो के टाइप कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के रेशोज़ हमारे पास होते हैं। तो देखो यहाँ पे रेशोज़ की बात करें तो हमारे पास इस तरह के इतने रेशोज़ आते हैं, आपके पास में 6 टाइप के रेशोज़ आते हैं। इसमें सबसे पहले रेशो की बात करते हैं हम यहाँ पे कंपाउंड रेशो की। तो कंपाउंड रेशो क्या होता है सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कंपाउंड रेशो की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। कंपाउंड रेशो क्या होगा कि जब आपके पास बहुत सारे टाइप के रेशोज़ हों, यानी बहुत सारे रेशोज़ आपके पास हों, और जब उन रेशोज़ को आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट आपका क्या कहलाता है, कंपाउंड रेशो। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि लेट हमारे पास रेशोज़ है, A:B रेशो है, C:D रेशो है, और E:F रेशो, हमारे पास 3 रेशोज़ हैं। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट फॉर्म आएगा उस प्रोडक्ट फॉर्म को ही क्या बोला जाता है, कंपाउंड रेशो। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं A:B को हम लिख सकते हैं A/B इंटू, इसको हम लिख सकते हैं C/D, इसके बाद हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई E/F, और जिनका प्रोडक्ट फॉर्म आएगा ACE अपॉन में BDF, और इसी को क्या बोला जाएगा, कंपाउंड रेशो बोला जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंपाउंड रेशो क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे डुप्लीकेट रेशो की। तो जब डुप्लीकेट रेशो की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो डुप्लीकेट रेशो क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखो डुप्लीकेट रेशो में जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट रेशो क्या होता है कि लेट मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक रेशो है A:B, A:B का एक रेशो है। अब इस रेशो की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका जो डुप्लीकेट रेशो बनेगा वो क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो ईच क्वांटिटी है, ईच क्वांटिटी का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, बस इतना सा है। तो इसका डुप्लीकेट रेशो जब बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, A² = B², और यही क्या कहलाएगा, आपका डुप्लीकेट रेशो कहलाएगा।
तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। इस तरह से आप यहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ट्रिप्लीकेट रेशियो की। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, सेम यहाँ पे अभी तो आपने क्या किया था, स्क्वायर किया था, लेकिन ट्रिप्लीकेट रेशियो की जब बात करेंगे तो इसी में ईच क्वांटिटी का आपको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। क्या कर देना है आपको यहाँ पे, क्यूब कर देना है। तो यहाँ पर आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको a क्यूब इज टू बी क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। इसके बाद बात करें हम यहाँ पे नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। अब देखो यहाँ पे तो आपको इतना सा क्या ध्यान रखना, आपने थोड़ी देर पहले देखा हमने कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, आपको क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता था। ईच क्वांटिटी का आपको क्या करना होता था, स्क्वायर करना होता था। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो उल्टा कैसे, कि जैसे अभी आपने स्क्वायर किया था, अब आपको ईच क्वांटिटी का क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है। तो यहाँ पर अगर मैं, ये हमारे पास एक रेशियो होता है, A:B रेशियो होता है, तो इसका आपको क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना। तो स्क्वायर रूट क्या होगा, A स्क्वायर रूट ऑफ A इज टू स्क्वायर रूट ऑफ B, और यही आपका क्या हो जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में भी सेम वही कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। अभी हमने ट्रिप्लीकेट रेशियोज में क्या किया था कि हमने यहाँ पे क्यूब किया था, लेकिन आप सब ट्रिप्लीकेट रेशियोज की बात करेंगे यहाँ पे, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में आपका क्या हो जाएगा, आपको क्यूब रूट कर देना होगा। सिंपल सा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यही एक रेशियो है हमारा A:B है, और इसका मुझे क्या निकालना है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियोज निकालना है। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ A इज टू क्यूब रूट ऑफ B, ये हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम नेक्स्ट इनवर्स रेशियो की। तो इनवर्स रेशियो क्या होता है, देखो आपने यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा, कई सवाल आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें क्या होता है, आपको बोला जाता है स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब उनका उल्टा हो जाता है। जो रेशियो आपका स्पीड और टाइम का बनता है वही उसका उल्टा रेशियो आप बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका इनवर्स रेशियो हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि स्पीड और टाइम का जो रेशियो आपका 3:2 का है, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या बनेगा, 2:3। यही आपका इनवर्स रेशियो कहलाता है। मतलब कि आपको क्या करना है, जैसे मैंने एग्जांपल मान लिया कि A:B एक रेशियो है, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, आपका जो सेकंड वाला पार्ट है उसे फर्स्ट में लेके आ जाइए, और जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको सेकंड में लेके चले जाइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B:C, यही इसका क्या होगा, इनवर्स रेशियो होगा। या इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि दो रेशियोज का प्रोडक्ट फॉर्म जो होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स रेशियो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर लो, तो A:B, इसका इनवर्स रेशियो क्या बनेगा, B/C बन जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो हो जाएगा। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ रेशियोज में आ जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो आपको एग्जाम्पल्स में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारा आता है प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन के बारे में जानते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें प्रोपोर्शन की, तो देखो आपको प्रोपोर्शन की जब बात करते हैं तो प्रोपोर्शन जो एक स्टेटमेंट है, या इस तरह से बोला जाए तो ये क्या है कि टू रेशियोज को क्या करता है, कंपेयर करता है, और बताता है कि जो दोनों रेशियोज हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, A, B, C, D। तो जब इन्हें हम बात करते हैं तो चारों क्वांटिटीज की बात करते हैं, इनमें 2 रेशियोज हम बना लेते हैं, A:B है, और दूसरा रेशियो हमारा आ जाएगा C:D है। तो हमारा जो प्रोपोर्शन होता है वो ये बताता है कि ये दोनों रेशियोज जो हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। क्या है, बराबर हैं। अब इसको जो लिखने का तरीका है हम बात करते हैं, उसको किस तरह से लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका आपका हो जाता है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने क्या बताया कि दोनों रेशियोज जो है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं दोनों रेशियोज की इक्वल की बात करूँ तो उसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, अभी जो हमने लास्ट फॉर्म लिखा हुआ है A/B = C/D। अब इसको हम जब बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A/D = B/C हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने अगर देखोगे आप ध्यान से, तो देखो एक तरफ फॉर्म क्या आ रही है, A/D, और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, B/C। तो अगर हम बात करें A/D की, तो देखो हमने जब ये फॉर्म वाला लिखा हुआ है A:B प्रोपोर्शन C:D, ये लिखा हुआ है। तो इस प्रोपोर्शन में आप देखोगे तो 4 आपके पास एलिमेंट्स हैं, A:B प्रोपोर्शन C:D। तो यहाँ पे देखो जो 2 वाले आपके जो बाहर हैं, एक्सट्रीम जो आपकी क्वांटिटीज़ है वो देखो आपका, तो एक्सट्रीम क्वांटिटीज़ का AD जो है वो क्या है, एक्सट्रीम क्वांटिटीज़ है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो एक्सट्रीम क्वांटिटीज़ का है वो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है।
क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। और दूसरे वाली पार्ट पे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है आपके पास में, B इंटू सी हो रहा है, यानी कि दोनों क्या है, इंटरनल क्वांटिटीज है, इनका भी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम देख के क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो दोनों एक्सट्रीम क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, किसके बराबर है, दोनों इंटरनल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के बराबर है। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो होगा वो दो इंटरनल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट दो एक्सटर्नल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के बराबर होगा, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शन की। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास तीन एलिमेंट है, तीन क्वांटिटीज है, A, B और C, हमारे पास में तीन क्वांटिटीज है। तो तीन क्वांटिटीज में मैं मान लेता हूँ कि जो C है वो मेरा क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है, वो क्या है, मेरा थर्ड प्रोपोर्शन है। तो इसको फिर हम जो है इसका स्टेटमेंट जो है वो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। तो वो आएगा A/B प्रपोर्शन B/C। यहाँ पर इस केस में आपका जो C होगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। C आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो आपको इस तरह से जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको दो क्वांटिटीज आपको दी जाएंगी और दो क्वांटिटीज के बाद में तीसरी क्वांटिटीज आपसे पूछी जाएगी, यानी कि आपसे थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाएगा। तो जब थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से स्टेटमेंट में आपको अरेंज करना होगा। तो आपको इस तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या निकालेंगे, अगर हमें C निकालना होगा तो हमने क्या बोला कि दोनों एक्सटर्नल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जो होगा आपके वो दोनों इंटरनल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि A इंटू C बराबर क्या हो जाएगा, आपका B² हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, मुझे यहाँ से निकालना है C निकालना है। तो मेरा C बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे B² अपॉन में A, और यही मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे कि हमें पास दो क्वांटिटीज दी जाएंगी, तो जो सेकंड क्वांटिटीज होगा इसको आपको स्क्वायर कर देना है, उसके बाद फर्स्ट क्वांटिटीज उसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन आपका निकल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट फोर्थ प्रोपोर्शन की। तो फोर्थ प्रोपोर्शन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो फोर्थ प्रोपोर्शन आपको कैसे निकालना होगा, क्या होगा फोर्थ प्रोपोर्शन वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि लेट मेरे पास चार क्वांटिटी है A, B, C एंड D। जब मैं इस चारों क्वांटिटीज को प्रोपोर्शन के स्टेटमेंट में अरेंज करता हूँ या लिखता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, A/B प्रपोर्शन C/D। और यहाँ पे जो आपका लास्ट वाला क्वांटिटीज है यानी कि D जो आपकी क्वांटिटीज है वही आपकी क्या कहलाएगी, फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाएगी, वही आपकी क्या कहलाएगी, फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाएगी। तो अगर आपको यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो आपको तीन क्वांटिटीज दी जाएंगी और तीन क्वांटिटीज के बाद आपसे फोर्थ क्वांटिटी यानी फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाएगा। तो जब आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाएगा तो जब आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, मैंने वही बताया आपको, A इंटू D इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू C। और हमें यहाँ से D निकालना है तो हम A का डिवाइड लगा देंगे BC में, तो B अपॉन C इंटू अपॉन में A आ जाएगा और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन आपका निकल जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं मीन प्रोपोर्शन की। तो मीन प्रोपोर्शन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मीन प्रोपोर्शन आपका क्या होगा, आपको दो एलिमेंट यानी कि दो क्वांटिटीज आपको दी जाएंगी और दोनों क्वांटिटीज के बाद आपसे पूछा जाएगा कि इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो जब आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा जाएगा तो आपको सीधा याद रखना है, क्या रखना है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने मान लिया कि A और B दो हमारे पास क्या है, क्वांटिटीज है और इन दोनों क्वांटिटीज का हमें क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन हमारा क्या हो जाता है, मीन प्रोपोर्शन हमारा हो जाता है कि दोनों क्वांटिटीज का आप प्रोडक्ट कर दीजिए और इसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो यही आपका क्या कहलाएगा, मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा। चलिए तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर इसको मुझे उस स्टेटमेंट में अरेंज करना होता तो कैसे करता, कि मान लेते हैं कि जो मेरा मीन प्रोपोर्शन है वो मैं लेता हूँ, लेट मेरा मीन प्रोपोर्शन जो है इन दोनों क्वांटिटीज का वो x है। तो मेरा जो अरेंज करूंगा स्टेटमेंट वो कैसे होगा, A/X प्रोपोर्शन X/B और यहाँ पर जो x होगा आपका वो क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो मीन प्रोपोर्शन आपको क्या करना है, दोनों एक्सटर्नल यानी दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करना है और उसके बाद इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप जब इंटरनल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका x²। तो उसको मैं लिख सकता हूँ x² इज इक्वल टू A इंटू B और x बराबर क्या हो जाएगा, √AB। और यही आपका क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यही मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। चलिए आपको दिखाई दे रहा, अच्छा इस तरह से। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आता है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि भाई आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटीज मान लेता हूँ, A, B, C, D, E और F। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे और भी आगे ले सकते हैं हम।
तो ये सारे आपके पास क्या है, क्वांटिटीज़ दे रखी हैं। अब इनकी बात करें कि सारी क्वांटिटीज़ अगर आपकी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन की टर्म्स में है, अगर ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन की टर्म्स में है, तो इसके लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या कंडीशन है कि आपका A/B इक्वल टू B/C इक्वल टू C/D इक्वल टू D/E, इस तरह से आप फर्दर ले जा सकते हो। तो ये सारी क्वांटिटीज़ क्या होनी, इस टर्म्स में होनी चाहिए। अगर ये टर्म्स आपकी फॉलो करती है तो आप बोल सकते हो कि जो सारी क्वांटिटीज़ है A B C D E F, वो सारी क्या हैं, आपकी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे अगर इसको समझना चाहें तो हम यहाँ पे आके बात कर सकते हैं आगे। जैसे एग्जांपल से समझना चाहें तो हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे कि हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शन, निकालना है किसका, 3 और 12 का। तो 3 और 12 का जो मीन प्रोपोर्शन हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, मीन प्रोपोर्शन का दोनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट कर देना है आपको और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 36 अंडर रूट और इसके बाद क्या वैल्यू बनेगी, 36 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 6 हो जाएगा। तो जो हमारा मीन प्रोपोर्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, 6 इसका आ जाएगा। तो समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मीन प्रोपोर्शन किस तरह से निकालना है, दोनों प्रोडक्ट करना है आपको, दोनों क्वांटिटीज़ का, उसके बाद उनका स्क्वायर रूट लेना है। तो आपका यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमसे बोला गया कंटिन्यू प्रोपोर्शन, यही मैंने आपको बोला था, अभी समझाया था कि अगर यहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपको दे रखी है, बोला गया है कि वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन की कंडीशन में है, तो जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी वो फॉलो करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो मुझे बोला गया है कि 8x एंड 32 जो है वो तीनों क्वांटिटीज क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो उस केस में मुझे क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, मैंने क्या बताया था आपको, 8/x इक्वल टू x/32 और ये कंडीशन हमारी फॉलो करनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो ये तीनों क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा x² और 8 × 32। अब मुझे क्या निकालना है, पे दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूं मैं यहाँ पे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8। अब 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 8 × 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट जब आप लोगे तो 2 8 में से क्या हो जाएगा आपके पास, एक 8 आ जाएगा। तो मैं 1 1 लिख देता हूँ और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ पे x की जो वैल्यूज आपकी आएगी वो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रेशियोज के बारे में। देखो रेशियोज के बारे में जानने से पहले एक चीज़ और आपको जो है मैं बता देना चाहता हूँ कि रेशियोज से आप यहाँ पे परसेंटेज भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे, तो देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको रेशियो से परसेंटेज बनाना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 1:4, 1:4 हो गया। तो इसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1/4 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 25। तो यही आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका एक टॉपिक है परसेंटेज, वहाँ पर आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये टॉपिक इतना सीधा है कि इसका इस्तेमाल जो है बाकी टॉपिक अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप रेशियो से परसेंटेज भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको क्या करना होगा, उसके लिए सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको रिवर्स चेंज करना है, यानी कि आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे परसेंटेज से कोई चीज़ रेशियो में कन्वर्ट करनी है, तो सिंपल से आप क्या कर सकते हो, उसी टर्म्स को आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी वही चीज़ क्या बन जाएगी, आपकी रेशियो बन जाएगी। तो आपको यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जैसे अगर 25% को मुझे अगर वापस से रेशियो में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, 25/100 कर देना होगा। उसको फर्दर सोल्व करोगे तो वही 1/4 बन जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रेशियोज हो जाएगा। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे सवाल पे जो आ जाते हैं हम। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, आपको A B C आपको अलग अलग 2 रेशियोज दे रखे हैं। आपको क्या बनाना है कि ABC तीनों का एक साथ रेशियो बताना है। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें AB और BC के अंदर, तो यहाँ पे देखो दोनों में जो है एक टर्म कॉमन आ रही है। वो कौन सी कॉमन आ रही है, B कॉमन आ रही है। अब मुझे पता है कि अगर दोनों जगह B सेम है तो उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, दोनों जगह वो सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो B की वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो आ रही है 2 और यहाँ पे कितनी आ रही है, 3, जो कि पॉसिबल नहीं है। दोनों जगह क्या वैल्यू होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम पर्सन है तो उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे, तो हम देखोगे यहाँ पे A और B की जो वैल्यू है वो 1:2 है और यहाँ पे बात करें B:C की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3:4 है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको जो सेम क्वांटिटीज़ है आपकी, वो सेम क्वांटिटीज़ का जो रेशियो है, सेम क्वांटिटीज़ की जो वो आपकी वैल्यूज़ है उसको आपको सेम बनाना होगा। तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों को सेम बनाएंगे। तो देखो दोनों को सेम कैसे बना सकते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। तो दोनों जगह क्या बन जाएगा, 6। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जब रेशियो में क्या होता है कि आपको सारी क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा, और 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 6 आ जाएगा।
इसी तरह से यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 2 6 हो जाएगा और 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो b की वैल्यू है वो दोनों जगह क्या बन चुकी है, सेम बन चुकी है। तो जहाँ पर हम बात करेंगे अब a/b/c का रेशियो निकालने की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी, b की वैल्यू हमने यहाँ पे इक्वल बना दी, दोनों जगह सेम है इसलिए b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 8 आ चुकी है। तो यहाँ पर जो a b c का रेशियो बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में 3:6:8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरह से ईजी तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ जाता है। अभी तक तो हमने जो लास्ट सवाल किया था उसमें कितने थे वैल्यूज, 2 रेशियोज हमारे पास दे रखे थे और हमने क्या निकालना था, ए बी सी तीनों का एक साथ रेशियो निकालना था। लेकिन हम जब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं तो नेक्स्ट सवाल में हमारे पास कितने आ जाते हैं रेशियो, 3 रेशियो आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस केस में अगर हम वापस इस तरह से सवाल को सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे देखो आपको ध्यान रखोगे तो पहले 2 रेशियोज में तो क्या हो रहा है आपका बी सेम है और नेक्स्ट 2 रेशियोज में क्या हो रहा है आपका यहाँ पे सी सेम है। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करने जाओगे तो ए और बी का जो रेशियोज बनेगा आपका, वो यहाँ ए और बी का जो आपकी क्वांटिटी होगी वहाँ जब यहाँ इक्वल करने जाओगे तो वहाँ पे दूसरे वाले 2 रेशियोज में सी की क्वांटिटी बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी, और जब आप सी की क्वांटिटी सेम करने जाओगे तो बी की क्वांटिटीज अलग अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जब उस तरह के मेथड से दोबारा सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे पहले आपको क्या करना होगा, इन दोनों को सेम सॉल्व करना होगा, तो यहाँ से आपको क्या निकालना होगा, ए बी और सी का रेशियो निकालना होगा। तो वही मेथड से हम ए बी सी का रेशियो निकाल देंगे। तो आपको अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि बी की क्वांटिटी सेम करनी। तो पहला जो रेशियो होगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 6, और दूसरा रेशियो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 2 से। ये दूसरा रेशियो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ताकि यहाँ पे सी पे क्या बी पे क्या बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। तो यहाँ पे ए बी सी का रेशियो आपका क्या बन जाएगा 3:6:4 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पे, आपको जो आप नेक्स्ट बात कर ले यहाँ पे, तो हम यहाँ बात कर लेते हैं ए बी सी का रेशियो। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे C/D दे रखा है, तो हम C/D पे भी आ जाते हैं। तो C/D हमारे पास दे रखा है 1:3 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि सेम क्वांटिटी आपको दे रखी तो उनकी वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो सी आपकी दोनों जगह क्या है, सेम है। तो इसके लेकिन इनकी क्वांटिटीज जो है, इन क्वांटिटीज की जो वैल्यूज है वो सेम नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्वांटिटीज की वैल्यू को सेम बनाना होगा। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो उसको 1 को मैं 4 बना सकता हूँ किससे, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारा टर्म्स क्या बन जाएगा 4 और 12 बन जाएगा। तो हमारा जो ए बी सी डी का रेशियो बनेगा वो कितना हो जाएगा 3:6:4:12। तो हमारा जो रेशियो बनेगा ए बी सी डी का वो क्या हो जाएगा 3:6:4:12 हो जाएगा। अब हमें किसका बारे में बताना है, हमें बताना है A/D का। तो A/D हमारा क्या हो जाएगा, A/D हमारा हो जाएगा 3:12, और इसको फर्दर सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1:4। तो हमारा रेशियो क्या बनेगा A/D का 1:4 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमें बात करना है ABD का। तो ABD का हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे रेशियो, तो वो हो जाएगा यहाँ पे ABD का 3:6:12। तो यहाँ पे ABD का रेशियो ये बन जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो कितना आ जाएगा 1:2:4 हमारा रेशियो बन जाएगा। तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा। लेकिन इस चीज़ में आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि ये काफ़ी सारा लंबी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो इस चीज़ को हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट करेंगे, तो मैं आपको देख लेता हूँ यहाँ पे कि आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या ध्यान रखना है, आपको सिंपल सा क्या रखना है, आपको लिखना है H2B इस तरह की फॉर्मेट में आपको लिखना है। H2B इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 1:2 दे रखा है, B/C आपको कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है, और आपको C/D जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 1:3 आपको दे रखा है। और आपको क्या निकालना है यहाँ पे, आपको निकालना है, पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि सारा जब कोई रेशियो एक साथ निकालना है ABCD का तो वो कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आंसर्स में, आंसर कैसे आपको सॉल्व करने हैं। तो ABC और D ये रेशियोज हमारे पास आ गया। तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कैसे करना है। देखो आप बात करो आप देखें यहाँ, अगर आप ध्यान देखोगे तो A जो है आपका 2 साइड हम मान लेते हैं। यहाँ पे एक साइड तो है ये आपके लेफ्ट साइड और ये आपकी है राइट साइड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अब देखो यहाँ पे जो आपको पहला टर्म कौन सा, आपका पहली क्वांटिटी कौन सी A है। आप A आप देखो कि A किस साइड में, अगर आपकी जो आपकी A है वो लेफ्ट साइड में है तो आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट के बाद आपको देखो तो यहाँ ए जो है अब राइट साइड में नहीं है, तो आपको क्या करना है लेफ्ट में साइड में जो ओनली ए है तो आपको क्या करना है यहाँ पे जो जितने भी लेफ्ट साइड के जितने भी आपके यहाँ पे वैल्यूज है उन सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 × 3 × 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी ए की वैल्यू हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे बी की क्वांटिटीज़ की वैल्यू निकालने के लिए, तो बी की क्वांटिटीज़ की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बी किस तरफ आ रहा है आपका, तो बी सबसे पहले आ रहा है राइट साइड में। उसके बाद कहाँ आ रहा है आपका बी, जो आ रहा है आपका बी आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो देखो यहाँ पे आपको शुरुआत कहाँ से करनी, पहले आपको देखना है कि बी सबसे पहले किस साइड में है। तो पहले बी जो है वो राइट साइड में, तो आपको 2 लेना है 2। उसके बाद आपको कहाँ आना है बी लेफ्ट साइड में आ गया, तो आपको जाना है यहाँ से 2 से सीधा लेफ्ट साइड में बी की तरफ।
यहाँ आ गए। तो देखो अब आप कहाँ आ गए, लेफ्ट साइड में आ गए। तो आपको अब जहाँ जिस तरफ इस साइड में आप आ चुके हो उस साइड के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 के बाद आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 को। तो यहाँ आपको किस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 × 3 × 1। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 6 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें सी के लिए, तो सी कैसे निकालेंगे। तो सी सबसे पहले देखो कि आप किस साइड में, तो सी यहाँ पे आप देखोगे तो पहला जो टर्म है वो सी कहाँ है, राइट साइड में है, और दूसरी टर्म जो है सी की वो लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले आप देखो जो सी राइट साइड में है, तो आपको राइट साइड के इसके ऊपर वाले जितने भी रेशियोज हैं उनके राइट साइड को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि यहाँ पे 2 और 2 को मल्टीप्लाई करना, सॉरी 2 और 2 को मल्टीप्लाई करना। तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या आना है, हमें आना है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जब आएंगे तो आप 2 से यहाँ किधर आओगे, 1 पे। तो यहाँ प्रोडक्ट कितना हो चुका था, 4। अब 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट हमें कितना लाना है, डी पे आना है। तो डी पे जब हम आते हैं यहाँ पे, तो जब डी की बात करेंगे तो डी कैसे हो जाएगा आपका, देखो डी किस साइड में है अभी, यहाँ पे आपके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा राइट साइड के सारे टर्म्स का मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 × 2 × 3 कर देना। तो 4 × 2 × 2 4 हो जाएगा, और 4 × 3 आपका कितना आ जाएगा, 12। तो ये देखो आपका रेशियो बन जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल है आपका, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वांटिटीज़ को इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, अगर आपको मान लीजिए मुझे यहाँ पे ए और डी निकालना है, तो देखो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ वापस से किस तरह से आप सॉल्व करोगे। तो आपको वही लिखना है, A/B लिखना है, B/C लिखना है, और C/D लिखना है। तो H/B कितना है आपको दे रखा है, 1:2 दे रखा है। B/C कितना दे रखा है आपको, 3:2 दे रखा है। और आपको C/D कितना दे रखा है, 1:3 दे रखा है। अब मुझे क्या निकालना है, H/D निकालना है। तो मैंने देख लिया कि A मेरा किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड के ही मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा लेफ्ट साइड का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 × 3 × 1 कितना आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो A की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब मैं बात करूँ D की, तो मुझे D निकालना है। तो D मेरा किस साइड में, सिर्फ राइट साइड में है। तो मुझे क्या करना होगा, राइट साइड के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 2 × 2 × 3 कितना हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3:12 हमारा आ जाएगा। अब इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 1:4 आपकी वैल्यूज आ जाएगी। तो यहाँ से आप H/D निकाल सकते हो, आपको पूरा सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, H/2 B/2 D दे रखा है। तो आपको वही टर्म निकालनी है जिसकी आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे A की बात करें तो A मैंने आपको बता दिया किस तरह से आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1 × 3 × 1। तो आपका कितना आ जाएगा, वैल्यू 3 आ जाएगी। उसके बाद अगर मुझे निकालना है B, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो जिस साइड में है उस साइड के ही टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो B यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन सी साइड में है, आपके लेफ्ट साइड, राइट साइड में, सॉरी राइट साइड में। तो आपको इसके ऊपर वाले जितने भी टर्म्स है उनको राइट साइड वालों को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसके ऊपर कोई टर्म्स नहीं है तो आपको सिर्फ 2 ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन किससे मल्टीप्लाई करना है, अब हमें राइट साइड के बाद कहाँ आना है, वापस से लेफ्ट साइड में आना है। तो लेफ्ट साइड में आप आओगे तो 2 से कहाँ आ जाओगे, 3 पर आ जाओगे। तो 2 से × 3 हो जाएगा। अब आपको लेफ्ट साइड में आ गए हो तो आपको राइट साइड में वापस से B नहीं आ रहा है, तो आपको राइट साइड में वापस जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा कहाँ लीजिए, लेफ्ट साइड वालों को सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 × 3 × 1 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो ये आपका B की टर्म्स आ जाएगी। इस तरह से हम बात करें यहाँ पर D का, तो D में आपको मैंने बताया था कि क्या होगा, D आपको कौन सी साइड में है, राइट साइड में। तो सारे राइट साइड वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 × 2 × 3 कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो उसको फर्दर सोल्व करोगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा 3 से। तो वो कितना आ जाएगा, 1:2 और यहाँ से आप डायरेक्टली वैल्यूज निकाल सकते हो। तो समझ में आया आप लोगों को। मैं एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ आपको, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो इससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे एक एग्जांपल और लेता हूँ, C/D दे रखा है और मैं यहाँ पे D/E और ले लेता हूँ। तो जब D/E ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो इसका एक रेशियो और मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पे रेशियो क्या बनता है मेरा, यहाँ पे मानता हूँ कि 1:2 इसका मान लेते हैं 1:4 है। ये रेशियो क्या बन गया, मान लेते हैं कि हम 1:4 है। और मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे वैल्यूज निकालें। तो सबसे पहले वही आपको अरेंज करना है। A/B आ जाएगा आपका, 1:2 हो जाएगा। इसके बाद B/C हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। इसके बाद C/D आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। और मैं यहाँ पे लेस लिखता हूँ D/E, वो आपका क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे निकालनी वैल्यूज, तो सबसे पहले वही पहला वाला आंसर निकाल लेते हैं, इसी को निकाल लेते हैं। हम कैसे निकालेंगे सबसे पहले, तो देखो A जो है पहला हमारा, A किस साइड में है, हमारा A जो है वो लेफ्ट साइड में। तो हमें क्या करना है, सारे लेफ्ट साइड वालों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। और फिर 3 × 1 वापस कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। लेकिन अब हमें D निकालना है। तो D कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो D आपका सबसे पहले कहाँ आ रहा है, D सबसे पहले राइट साइड में आ रहा है। तो इसके पहले वाले जितने भी आपके रेशियोज है उन सबका राइट साइड वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 × 2 × 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसके बाद D जो है वो किस साइड में आ रहा है आपका, D जो है अब वो आ रहा है आपके लेफ्ट साइड में। तो जब लेफ्ट साइड होगा तो अब लेफ्ट से राइट साइड से हम कहाँ आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे। तो इन 12 को यानी कि जो आपका प्रोडक्ट आया था उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। फर्दर कितना आ जाएगा 12। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1:4
4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1:4। सेम एज इट इज अगर हम बात करें यहाँ पे मुझे निकालना है ABD, तो ABD कैसे हो जाएगा? वही सेम चीज़ है, वही आपको क्या करना होगा, फर्स्ट साइड वालों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारा ए जो है वो कौन सी साइड में है? लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। बी की जब हम बात करेंगे तो बी हमारा क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको चेक करना है वो जो है सबसे पहले क्वांटिटी जो है तो आपकी वो किस तरफ आ रही है। तो आपकी पहली क्वांटिटी जो है वो किस तरफ आ रही है? राइट साइड में आ रही है। तो आपको क्या करना है? राइट साइड उठाना है। उसके बाद कहाँ आना है? नेक्स्ट को आपके वो लेफ्ट साइड में आ गई है तो आपको लेफ्ट साइड आना है। तो 2 से 3 आ जाएंगे। अब आप लेफ्ट साइड में आ चुके तो लेफ्ट साइड वालों के बाद आपका बी जो है वो राइट साइड में नहीं है, तो आपको सीधे लेफ्ट साइड वालों को मल्टीप्लाई करना। तो कितना आ जाएगा? 2 × 3 × 1 × 1 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी के बाद हम बात करें यहाँ पे डी, तो डी का मैंने आपको बता दिया है सारे। पहले आपका डी जो है वो किस साइड में है? राइट साइड में है। तो पहले राइट साइड वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वालों को, उसके बाद लेफ्ट साइड आ जाइए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका वैल्यू? डी की 12 आ जाएगी। वही फर्दर आप सोल्व करोगे तो 3 से कट जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1:2:4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर आपको सी का वैल्यू निकालना है तो सी का भी बिल्कुल सीधी कॉन्सेप्ट है। आप देखो यहाँ पे सी कौन सी साइड में आ रहा है? सबसे पहले सी देखो आपका यहाँ पे सी जो है वो कौन सी साइड में आ रहा है आपका? देखो सी जो सबसे पहले अगर बात करूं तो सी मेरा सबसे पहले आ रहा है राइट साइड में, उसके बाद आ रहा है मेरा लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड वालों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका? 2 × 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है जो आपका वो कितना है? 1 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 1। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रेशोज में 4 आ जाएगी। तो यही आपको ध्यान रखना है किस तरह से आप रेशो निकालोगे। तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, इसमें आपका टाइम भी कम लगेगा, ताकि आप कॉम्पिटिशन में अपना एग्जाम का टाइम जो है वो बचा सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा इतना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, फिर मैं आपको कोशिश करूँगा कि फिर से आपको ये सवाल समझा सकूँ। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट सवाल की बात में। तो यहाँ पे देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा हमारे पास में, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ABC का हमें क्या निकालना है? रेशियोज निकालना है। तो जब अगर हम बात करें ABC के रेशियोज की, तो ABC का रेशियो हम कैसे निकालेंगे? तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमें दे रखा है 2A = 3B = 4C। तो आपको इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं और आपको रेशियो निकालना है, तो आपको क्या करना है? जो भी आपके पास ऊपर वाला पार्ट है, जो भी आपके पास क्वांटिटी के साथ ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो रखा है न्यूमरेटर में, उसको वहाँ पे 1 बनाना है। तो ठीक है, तो सारी चीज़ों को कहाँ लेके जाना है? डिनोमिनेटर में लेके जाना है। तो आपको क्या करना होगा? इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या करना होगा? 2A 3B और 4C आपको दे रखा है। तो आपको क्या करना है? जो इनका कॉफिशिएंट से ABC का, उनका कॉफिशिएंट का आपको क्या लेना है? एलसीएम ले लेना है। तो 2, 3 और 4 का जब आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे, तो वो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास में? वो आ जाएगा आपके पास में 12। अब जो एलसीएम आपका आया है उसको ईच टर्म से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा? डिवाइड करूंगा तो मैं डिवाइड बाय 12 और डिवाइड बाय 12 आ जाएगा। तो 2 से कट जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 6। ये 3 से कट जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा? 4। और ये 4 से कट जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा? 3। तो हमारा वैल्यू जो बनेगा वो क्या बनेगा? A/6 अपॉन इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/3। अब जो आपका देखोगे यहाँ पे, तो जो ABC के साथ कॉफिशिएंट है न्यूमरेटर में, तो वो कितना है? 1 है। तो सारी चीज़ें कहाँ आ गई है? डिनोमिनेटर में आ गई। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज आई हैं वही इनका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। तो यानी कि A/B/C की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो जिनका रेशियो बनेगा वो क्या होगा? 6:4:3। और यही इनका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे रेशियोज निकाल सकते हो। इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट सवाल के बारे में, तो देखो नेक्स्ट सवाल में अभी आपका आ जाएगा। उसमें तो हमने देखा था लास्ट सवाल में कि वहाँ पर जो वैल्यूज़ थी वो सारी क्या थी? इंटीजर्स वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रखी थी। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रखी हुई है। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो फिर से हमें इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? वही चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो न्यूमरेटर पार्ट है तो उसमें क्या होगा कि क्वांटिटीज़ का जो प्रोडक्ट कॉफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और सारी चीज़ों को हमें कहाँ लेके जाना है? डिनोमिनेटर में लेके जाना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो A/2 लिखा हुआ है, और ये तो आपका यहाँ पे A के साथ जो कॉफिशिएंट है न्यूमरेटर में वो क्या है? आपका 1 है। लेकिन हम बात करें यहाँ पे 2B/3 देखा आपको, तो यहाँ पे B के साथ न्यूमरेटर में जो कॉफिशिएंट है वो कितना है? 2। और उस 2 को हमें कहाँ लेके जाना है? नीचे लेके जाना है। तो हम किसको इस तरह से लिख सकते हैं? B/3/2 लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो इसके बाद बात करें इसी तरह से हम सी के लिए भी लिख सकते हैं। तो सी के लिए हमारा क्या हो जाएगा? 4/3। तो मैंने क्या बोला? जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट होगा आपका वही इनका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे A/B/C हमारा क्या हो जाएगा? 2:3/2:4/3। तो यहाँ पे हम इस तरह से हमारा रेशियो हो जाएगा। लेकिन हम रेशियोज की बात करें तो इसको हम इंटीजर फॉर्म में लिखेंगे। तो इंटीजर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो जितने भी डिनोमिनेटर पार्ट है इनका एलसीएम ले लो। कितना आएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में? इधर 1 मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? 1, 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास? 6 आ जाएगा। तो पूरे टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा आपका? 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 काट देगा 6 को कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स। और 3 × 3 कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। और 3 जो है यहाँ पे 6 को कट कर देगा कितनी बार? 2 टाइम्स। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ABC का जो रेशियो आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा?
9:8। तो इस तरह से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम प्रोसीजर था आपका, बस यहाँ पे क्या रखा था आपको, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको इंटीजर्स दे रखे थे, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं। तो वही चीज़ आपको करनी है, बस आपको करना क्या है, सारी चीज़ों को डिनोमिनेटर में लेके आ जाना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट सवाल आपको दे रखा है, जब इस तरह का सवाल आएगा तो क्या करना है आपको, ABC का रेशियो है। तो बिल्कुल आसान है, तो बिल्कुल आपको क्या दे रखा है, ABC की वैल्यू दे रखी है सिंपल, अभी लास्ट सवाल हमने देखा था। A की वैल्यू 1/2 दे रखी है, B की वैल्यू 2/3 दे रखी है और C की वैल्यू 3/4 दे रखी है। तो यहाँ पे रेशियो निकालना है, तो हमें रेशियो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, वो इंटीजर वाला टर्म बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने क्या बोला आपको, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 12 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। 3 को 12 से मल्टीप्लाई, 3 को 12 से डिवाइड करो, 12 को डिवाइड करोगे अगर आप 3 से तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे 4, 4 × 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इसके बाद बात करें यहाँ पे 4 को 12 को डिवाइड करोगे अगर आप 4 से तो कितना आ जाएगा 3, और 3 × 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ABC का रेशियो आ जाएगा। तो वही चीज़ है आपने जो लास्ट सवाल में की थी, बस यहाँ पे आपको यार डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी ABC की, और वहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में लेके आए थे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल की बात करें हम यहाँ पे, देखो अब यही चीज़ें हमारे पास आ जाती है। हमें क्या करना है कि जो हमें वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, ABC की वो क्या दे रखी है 58,000, यानी कि जो तीनों वैल्यूज़ का जो सम दे रखा है आपको वो 58,000 दे रखा है। तो अब क्या करना है आपको कि आपको निकालना है A - B, यानी कि A और B की वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो A और B की वैल्यू डिफरेंस निकालने के लिए आपको पहले तो A और B की वैल्यू पता होनी चाहिए, और जब आप A और B की वैल्यू निकालोगे तो कब निकाल सकते हो कि आपको ये पैसा तीनों में डिवाइड करना है ABC में, क्योंकि ये तीनों का पैसा है। तो जब तक आप तीनों का पैसा डिवाइड नहीं करोगे तब तक आप A और B की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको A और B की वैल्यू निकालना है, तो पहले तो पैसा डिवाइड करेंगे, और पैसा डिवाइड करना है आपको तो सबसे पहले तीनों का रेशियो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि रेशियो जब तक हमें नहीं पता है हम पैसा डिवाइड नहीं कर सकते, या जो भी क्वांटिटीज वैल्यूज है हमें उसको डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, रेशियो बनाना होगा। तो उसके लिए हमें क्या दे रखा है, ये टर्म्स हमें दे रखी है। तो मैंने क्या बताया था, इस टर्म्स को हम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, सारी चीज़ डिवाइड में लेके जानी है। तो 2A अपॉन में 3 दे रखा है तो उसको डिवाइड में लेके जाएंगे, तो 3, 2 नीचे चला जाएगा, तो 3 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, इक्वल टू B के साथ आपका कुछ है ही नहीं, नीचे डिवाइड में 2 है तो आपका सिंपल रहेगा। उस तरह से C की बात करें यहाँ पे, तो C डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, 3, 4 के नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो रेशियो क्या बनेगा आपका A/B/C का, वो बन जाएगा आपका 3/2:2/4/3। अब यहीं पर आप उसको 2/1 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या लेना है, वही एलसीएम, तो 2, 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो उस पूरे टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बनेगा आपका रेशियो बन जाएगा यहाँ पे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आपका बनेगा वो 9:12:8 बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले यहाँ से हम पैसे डिवाइड, ये जो क्वांटिटीज़ आपका 58,000 उसको हम डिवाइड कर सकते हैं तीनों में। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे AB का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे, तो जो 58,000 है वो क्या दे रखा है, तीनों क्वांटिटीज़ का सम दे रखा है, तो वो तो एक्चुअल क्वांटिटीज़ का सम दे रखा है। लेकिन हम रेशियोज़ में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रेशियोज़ में सम कितना बना है, तो 9 + 12 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास में 29 हो जाएगा। तो रेशियोज़ में इसकी वैल्यू कितनी है 29 है, और एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी है 58,000 है। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू कितनी है 58,000 है। तो यहाँ पे 29 की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी 58,000। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में यहाँ पे 2000 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 2000 हो जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पे देखोगे तो आप A की वैल्यू कितनी है रेशियोज़ के अकॉर्डिंग 9 है, और B की वैल्यू रेशियोज़ के अकॉर्डिंग कितनी है 12 है। तो मैं यहाँ से 9 और 12 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि 1 की वैल्यू मुझे पता है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 2000 है, तो 9 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 9 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 18,000, और 12 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 24,000। और दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस वो आ जाएगा मेरे पास 6,000। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, या फिर आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सिंपल सा डिफरेंस निकालना है, आपको एक्चुअल वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पूछा कि आपसे सिर्फ पूछा है कि A - B यानी कि इनका डिफरेंस पूछा है, तो आप सीधा कीजिए, आपको वैल्यूज मत निकालिए, आप सीधे से पहले इनके रेशियोज का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो हमारा A और B का रेशियो क्या था, ABC का रेशियो क्या था, सॉरी, तो देखो यहाँ पे हमारे पास A और B का रेशियो जो दे रखा था वो क्या दे रखा था 9:12 ये था, और C का अगर बात करता हूँ, C का कितना था हमारे पास 8 आ जाएगा। तो 9:12:8 आ गया। अब इनका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है A और B का। तो सबसे पहले आप रेशियोज का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 9 और 12 का डिफरेंस आ जाएगा आपका 3। तो आपको क्या निकालना है, एक्चुअली में 3 की वैल्यू निकालें। तो देखो आपको पास 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 हमारे पास 2000 आ चुकी थी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6000। तो यहाँ से आप A और B का डिफरेंस इस तरह से निकाल सकते हो। तो आपको पूरा वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रेशियोज के थ्रू भी वैल्यूज निकाल सकते हो, और यही कॉन्सेप्ट हम बाकी के टॉपिक्स में भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन हमारा हो जाएगा 6000।
तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। तो नेक्स्ट सवाल भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट सवाल कैसे सवाल होगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि देखो यहाँ पे अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 6:4:3। हमें क्या दे रखा है, ए बी सी का रेशो हमें दे रखा है। तो ए बी सी का रेशो हमें क्या दे रखा है, 6:4:3 हमें दे रखा है। अब हमें क्या दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है कि सम ऑफ मनी इज 52,000। ये क्या है, तीनों की मनी का सम दे रखा है हमें। तो वो क्या दे रखा है, अगर रेशो की बात करें तो रेशो में इनका सम कितना आएगा, वो आ जाएगा 6 + 4 + 3, तो कितना आ जाएगा 13। हमें 13 की वैल्यूज दे रखी है। तो 13 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 52,000 हमें दे रखी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ देम। तो इनमें से किसकी लिस्ट वैल्यू होगी, जिसका रेशो की वैल्यू सबसे कम होगी उसी की वैल्यू भी क्या होगी, लिस्ट होगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले रेशोज की मैं सबसे पहले बात करें तो सबसे कम वैल्यू रेशोज में किसकी है, तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें रेशोज में सबसे कम वैल्यू किसकी लग रही है, सी की है, क्योंकि कितनी है, 3 है। तो सबसे लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 3। तो 3 की हमें क्या निकालनी है वैल्यू, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में यहाँ पे 4,000 × 3 कितना हो जाएगा 12,000। तो यहाँ पे आपकी जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी वो किसकी होगी, सी की हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी 12,000। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 12,000। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट सवाल के बारे में। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल जो हमारे को दे रखा है वो दे रखा है 21,200 रुपीज़ जो है हमें क्या करना है, वो डिवाइड करना है किसमें, ए बी और सी में डिवाइड करना है। तो हमें क्या बोला है, हमें क्या पता है कि यहाँ पे जो पैसा है टोटल अमाउंट जो है इसे हमें तीनों में डिवाइड करना है। तो हम तीनों में कब डिवाइड कर सकते हैं, हम तब डिवाइड कर सकते हैं जब हमें क्या हो कि तीनों ए बी सी का रेशियो हमें पता हो। तो रेशियो हमें पता करना है तो उसके लिए हमें देखो कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखोगे। देखो आगे देखते हैं हम यहाँ पे, देखो आगे हमें क्या दे रखा है कि ए शेयर इज इक्वल टू 40% ऑफ बी। देखो पहली कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि जो यहाँ पे ए का हिस्सा है, जो ए का शेयर है वो कितना है 40% ऑफ बी है। तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू 40% ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे को पहली कंडीशन दे रखी है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आगे हमें क्या दे रखा है कि बी शेयर इज इक्वल टू 80% ऑफ सी हमें दे रखा है। तो यहाँ पे इस चीज को भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि बी इज इक्वल टू 80% ऑफ सी। अब मेरे को आप लोगों को मैंने आपको बताया था कि जो रेशियोज होता है उसको परसेंटेज में जब कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही 100 से मल्टीप्लाई करके। तो सेम एज इट इज हम बात करें अगर इसको रिवर्स कंडीशन में, तो यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। तो यही चीज़ है, मैं अगर 40% को रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो 40/100 इंटू बी। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा और इंटू बी आ जाएगा। सेम एज इट इज दूसरी कंडीशन के लिए भी कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमारी दूसरी कंडीशन जो बनेगी वो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80/100 इंटू सी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा यहाँ पे 4 टाइम्स और 2 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा c, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाए आपका 4/5 हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में सारी चीज़ें लेके जानी है। तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे a 2 को नीचे लेके आ जाइए तो आपका आ जाएगा डिवाइड में 2 इक्वल टू b, ऑलरेडी 5 आपका डिवाइड में है यहाँ पे, तो आ जाएगा a/2 अपॉन इक्वल टू b/5 आ जाएगा। सेम बात करें हम यहाँ पे सेम आपका नेक्स्ट कंडीशन के लिए, तो नेक्स्ट कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, जो 4 है आपका वो डिवाइड में आ जाएगा b के, तो b/4 हो जाएगा और इक्वल टू c के ऑलरेडी आपके डिवाइड में कितना है 5 है। तो यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन आ गई। अब देखो दोनों इक्वेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो दोनों इक्वेशन में अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे जो c है इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे b/4 इक्वल टू c/5। चलिए, तो यहाँ पे देखो दोनों केसेस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों केसेस में, दोनों इक्वेशंस में जो है एक क्वांटिटी जो है वो सेम है। वो कौन सी क्वांटिटी है, बी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, तो अगर दोनों इक्वेशंस में आपकी एक क्वांटिटी सेम है तो उसकी वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन पहले इक्वेशन की जब बात करें तो यहाँ पे बी कितना है 5 है, लेकिन दूसरी इक्वेशन में हम बात करें तो बी कितना है 4 है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इस कंडीशन में अगर हम क्या करें, बी को सेम बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी वाली को 5 से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहली इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे a बाई कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू कितना आ जाएगा, b को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 4 कितना हो जाएगा
20 आ जाएगा। इस तरह से सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड इक्वेशन में हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, 5 से डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे b अपॉन में कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, और c वाले टर्म्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा c, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो हमारा क्या बन जाएगा तीनों का 8:20:25। यहाँ पर हमारा ABC का रेशियो क्या बन जाएगा 8:20:25 बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये रेशियो हमारा बन गया है, तो इस रेशियोज की अगर हम बात करते हैं, इस रेशियोज में हमें क्या पैसा डिवाइड करना है 21,200 रुपीज़ हमें डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले पूरे को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने रफ कर दिया आप लोगों के। अब देखो यहाँ पे जो हम एक बात करते हैं तो हमें रेशियो क्या बन गया था 8:20:25 हमारा रेशियो बन गया था A, B और C का। तो अगर हम बात करें रेशियोज में टोटल सम की बात करें तो टोटल सम हमारा कितना हो जाएगा 8 + 20 + 25, तो हमारा वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 53 आ जाएगी। और ये जो एक्चुअल वैल्यू जो है इसकी 53 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है वो है 21,200 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 53 की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 21,200 रुपीज़ दे रखी है। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो 53 से ये है जो आपका 212 जो है कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो आपका जो है 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 400 आ चुकी है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है B - C, यानी कि आपको B और C की वैल्यूज का डिफरेंस आपको निकालना है। तो या तो आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था, क्या बताया था कि आप B की वैल्यूज निकाल लीजिए और C की वैल्यूज निकाल दीजिए और वहाँ से फिर डिफरेंस कर दीजिए, या फिर मैंने आपको ये भी बोला था लास्ट क्वेश्चन में कि आपको एक्चुअल वैल्यूज निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी जगह क्या कीजिए इनके रेशियोज का डिफरेंस निकाल दीजिए। तो रेशियोज का डिफरेंस कितना है यहाँ पे B और C के, वो है 5। तो आपको सीधा सीधा किसकी वैल्यू निकालनी है, अब यहाँ पे 5 की वैल्यू निकालें। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1 की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम यहाँ पे। देखो नेक्स्ट सवाल की जब बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट सवाल में हमें क्या बोला गया है कि अ पर्सन स्पेंड a certain money on food, rent and education in the ratio of 3:2:5। जो हमारे को एक पर्सन है उसने क्या किया हुआ है कि 3 पार्ट्स में 3 फील्ड्स में उसने पैसा खर्च किया है। किस रेशियो में खर्च किया है 3:2:5 के रेशियो में उसने पैसा खर्च किया है। लेकिन हमसे क्या बोला गया आगे कि वो क्या करता है कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। कैसे 10% आपका किस पे इंक्रीज होता है फूड पे, और 50% रेंट पे खर्च हो जाता है एक्स्ट्रा, और आपका एजुकेशन पे 20% और इंक्रीज हो जाता है। तो जो नया रेशियो आपका बनेगा वो आपसे पूछा गया है कि नया रेशियो क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पे मैं आपकी बात करूँ यहाँ पे फूड पे, रेंट पे और एजुकेशन पे। तो देखो यहाँ पे फूड पे कितना है 3 है, रेंट पे 2 है और एजुकेशन पे कितना है 5 है। तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है। अब आपको क्या बोला गया है यहाँ पे तो कि 10% आपका यहाँ पे फूड पे इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे एक काम कीजिए आप थोड़ी देर के लिए, मैं इसको मान लेता हूँ कि 3 क्यों नहीं, इसको 300 मान लेता हूँ, यानी कि हर एक टर्म्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हर एक टर्म को क्या करता हूँ मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये मैंने क्यों किया है, ये इसलिए किया है ताकि हमारे को कैलकुलेशन करने में आसानी हो, ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो देखो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, 300 का 10% बढ़ाना है। तो 300 का 10% कितना हो जाएगा 30, और 30 इसमें ऐड कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा इसका इंक्रीज होगा, जब 10% इंक्रीज हो जाएगा इसमें तो कितना हो जाएगा ये 330 हो जाएगा। और इसी की तरह बात करें यहाँ पे सेकंड वाले में रेंट पर, तो रेंट पे कितना इंक्रीज हो रहा है आपका 50% इंक्रीज हो रहा है। तो जो 50% इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे 200 में 50% इंक्रीज हो रहा है, तो कितना इंक्रीज होगा 100 इंक्रीज और हो जाएगा। तो इसका मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 से 300 इंक्रीज हो जाए 300 हो जाएगी। तो यहाँ पे 50% इंक्रीज हो गया तो 200 से कितना हो जाएगी वैल्यू 300 हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे एजुकेशन पे, तो एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है हमारा 500 खर्च हो रहा था, लेकिन उस पर कितना इंक्रीज हो गया 20% इंक्रीज हो गया है। तो 500 का 20% कितना हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। तो 100 अगर और इंक्रीज हो गया है तो इसका मतलब अब पहले वैल्यू 500 थी, अब वो कितनी हो गई है 600 हो गई है। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी। तो हमारा नया रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना बचेगा 33, 30 और 60। अब ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे 33 3 से कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। यहाँ पे जो 30 है वो 3 से कैंसिल आउट होगा तो 10 आ जाएगा, और 60 जो है वो 3 से कैंसिल आउट होगा तो वो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 11:10:20। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल जो हमारा आता है, एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी इज डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो पहले एम्प्लॉयज थे वो कितने थे 3 थे, और अब डिक्रीज हो गए कितने हो गए हैं 2 हो गए। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ आपका कि जो पहले एम्प्लॉयज यहाँ के कंपनी में कितने थे वो 3 थे, अब वो कितने हो गए हैं 2 हो गए हैं। अब देखो बात करते हैं इसके बाद आगे क्या बोला है कि ड्यू टू दिस द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 4:5। इसका मतलब क्या हुआ, पहले एक एम्प्लॉयज को 4 रुपीज़ मिलते थे, तो अब वो कितने हो गए हैं 5 रुपीज़ मिलना स्टार्ट हो गया है। तो कितना हो गया है 5 रुपीज़ मिलना
स्टार्ट हो गया है। तो इस केस में क्या हो रहा है, कंपनी क्या बोला जा रहा है कि इन ऑल दिस कंपनी सेव 4,000 रुपीज़। तो देखो आपका इस केस में क्या हो रहा है, कंपनी 4,000 रुपीज़ सेव करे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, पहले कुछ अमाउंट है जो कंपनी जो है एम्प्लॉयज़ को पे करती थी, लेकिन अब जो पे करती है वो क्या हो रहा है, 4,000 कम पे कर रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सिंपल सा समझ सकते हैं कि पहले एम्प्लॉयज़ कितने थे, 3 थे, और हर एम्प्लॉयज़ को कितने रुपए मिलते थे, 4 रुपये। तो टोटल कंपनी को कितना स्पेंड करना पड़ा था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 12। तो यानी कंपनीज को पहले कितना स्पेंड करना पड़ा था, 12। लेकिन अब बात करें, अब एम्प्लॉयज़ कितने हो गए हैं, 2 हो चुके हैं आपके। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आपके 2 हो चुके हैं। तो देखो यहाँ पे अब बात करें यहाँ पे हम नेक्स्ट की, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या आएगा कि पहले एम्प्लॉयज़ 2 थे और अभी उन पे कितना खर्च हो रहा है, पर एम्प्लॉय पे 5 रुपीज़। तो आपका टोटल अमाउंट कितना स्पेंड करना पड़ रहा है कंपनी को, वो आ रहा है 10। तो देखो आप पहले कंपनी 12 स्पेंड कर रही थी और अब कितना स्पेंड कर रही है, तो 10 स्पेंड कर रही है। तो कंपनी को इस तरह से यहाँ पे देखा है तो कितने का सेव हुआ, 2 का। तो ये तो रेशो के अकॉर्डिंग हुआ ना। अगर हम बात करें एक्चुअल वैल्यू में, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है कंपनी के लिए कि 4,000 रुपीज़ सेव करती है, यानी कि आपको 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4,000 दे रखी है आपको। अब आपसे देखो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द सम ऑफ ओरिजिनल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय। तो देखो ओरिजिनल सैलरी का जो सम है, यानी सारे एम्प्लॉयज़ को जो है कितना पे करती थी कंपनी, वो कितना था पहले। तो पहले कितना पे करती थी कंपनी, 12 पे करती थी, यानी 2 की वैल्यू आपको 4,000 दे रखी। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 12 की वैल्यू चाहिए। तो हम इस 2 को 12 कैसे बना सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 24,000 रुपीज़। तो हमारा क्या हो जाएगा, 24,000। तो यानी कि पहले जो है कंपनी आपका स्पेंड कर रही थी वो कितना स्पेंड कर रही थी, 24,000। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट सवाल में देखो यहाँ पे, तो आपको बोला गया है कि अ बैग कंटेन 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ कॉइन। तो आपके पास क्या है, आपके पास 3 टाइप की कॉइन है आपके बैग में, और उनका जो कॉइन का जो रेशो दे रखा है आपको क्या दे रखा है, 1:2:3 दे रखा है आपको, आपसे बोला गया। तो अब बात करें यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, मैं तो बोला कि टोटल अमाउंट इन द बैग इज 120 रुपीज़। यानी कि अगर हम सारे जो कॉइन्स है उनका अगर हम सम करें कॉइन की वैल्यूज़ का, तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 रुपीज़ हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। तो हमें ईच टाइप ऑफ कॉइन का जो अमाउंट बनेगा, जो पैसा बनेगा वो कितना होगा, वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ, मेरे पास 5 रुपये कॉइन है, एक 2 रुपीज़ का कॉइन है और एक 1 रुपीज़ के कॉइन का, हमारे पास 3 टाइप के कॉइन हो गए। अब इनका जो रेशियो में दे रखा है नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ का, वो दे रखा है 1:2:3 हमें दे रखा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि यही जो रेशियो हमें दे रखा है यही एक्चुअल वैल्यू है, तो मान लो कि 5 रुपीज़ का आपके पास एक ही कॉइन है, तो इसके अमाउंट कितना बनेगा, तो इसका दोनों क्या हो जाएगा, 5 × 1 यानी कि 5 हो जाएगा। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 रुपीज़ के जो कॉइन है वो 2 कॉइन है, तो इनका जो अमाउंट बनेगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में, तो 2 × 2 यानी कि 4 रुपीज़ हो जाएगा। सेम इसी चीज़ अगर हम बात करें तो 1 रुपीज़ के आपके पास अगर 3 कॉइन, उसका अमाउंट का सम कितना बनेगा, वो 3 हो जाएगा। यानी कि टोटल आपका सम जो बना वो कितना बना, 5 + 4 + 3 कितना हो गया आपके पास में, 12 हो गया। यानी कि जो टोटल अमाउंट जो बना रेशियो के अकॉर्डिंग अगर बात करें बैग में, तो वो कितना हो गया, 12। लेकिन एक्चुअल क्वांटिटीज़ की जो है वो कितनी है, वो 120 रुपीज़, यानी कि 12 की जो एक्चुअल वैल्यूज़ है वो 120 रुपीज़ है। तो यहाँ पे 12 की वैल्यू 120 रुपीज़ दे रखी है, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब हमसे पूछा गया है कि हमें पूछना है अमाउंट, हमसे पूछा गया है तो अमाउंट ऑफ इस टाइप ऑफ कॉइन। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, हमसे इनकी इस रेशियोज की वैल्यू नहीं पूछी है, ये किसकी वैल्यूज है, ये रेशियो जो है किसके हैं, ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के हैं, और हमें पूछा किसके बारे में, अमाउंट के बारे में। तो आपको इनकी वैल्यूज पूछी है, ठीक है, तो आपको इनकी वैल्यूज पूछिए, तो आपको किसकी वैल्यू पूछिए, 5 की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है कि 1 की वैल्यू 10 हो चुकी है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 50 हो जाएगी। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 40 हो जाएगी, और इस तरह से 3 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो अब आपको इनको सिर्फ को सम करोगे तो आपका वैल्यू कितना आना चाहिए, 120। तो आपका देखो 120 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपसे यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ की वैल्यू नहीं पूछी है, आपसे अमाउंट की वैल्यू पूछी है। चलिए एक और सवाल करके देख लेते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इस सवाल की बात करते हैं यहाँ पे। तो हमारे को सवाल में क्या दे रखा है कि अ बैग कंटेन 1 रुपीज़ 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन इन द रेशियो ऑफ 1:2:4। तो हमें जो दे रखा है यहाँ पे वो 3 टाइप के कॉइन हमें दे रखे हैं। 3 टाइप के कौन से दे रखे हैं हमें कॉइन, यहाँ पे हमें कॉइन दे रखा है, एक तो 1 रुपये का, दूसरा 50 पैसे का, और तीसरा 25 पैसे का कॉइन दे रखा है हमें। लेकिन जो यहाँ पे रेशियो दे रखा है वो किसका दे रखा है, वो रेशियो हमें दे रखा है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स का हमें रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, सिंपल सी बात है, 1 रुपीज़ कॉइन 50 पैसे को मैं लिख सकता हूँ 1/2 रुपीज़, 1/2 रुपीज़ यानी कि ½ रुपीज़। इसके बाद मैं बात करता हूँ 25 पैसा हो, तो 25 पैसा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 रुपीज़, यानी कि 1/4 रुपीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमें रेशियो दे रखा है इनकी क्वांटिटीज़ का, वो रेशियो कितना दे रखा है, 1:2:4 हमें दे रखा है यहाँ पे, 1:2:4 हमें दे रखा है। तो देखो अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे वही चीज़ मैंने पहले बताई थी, तो कि अगर मान लो कि 1 रुपये का कॉइन आपके पास एक है, तो यहाँ पर इसका जो अमाउंट बनेगा वो कितना होगा, 1 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 50 पैसे की आपके पास मान लीजिए कि 2 कॉइन है, तो आपके पास 2 कॉइन है, तो आपका जो अमाउंट बनेगा वो कितना हो जाएगा, वो भी 1 रुपीज़ बनेगा। और अगर बात करें हम यहाँ पे 25 पैसे के आपके पास 4 कॉइन है, तो उसका अमाउंट भी कितना बनेगा, आपका 1 बनेगा। तो यहाँ पे अमाउंट का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका,
अमाउंट का रेशियो जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1:1:1। तो टोटल अमाउंट हमारा रेशियो के अगर बात करें तो वो कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, तो टोटल अमाउंट जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 30 रुपीज। तो यानी कि हम बोल सकते हैं सीधा सीधा कि 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 दे रखी है। तो अगर बात करूं यहाँ पे 3 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 10 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब मुझसे पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ कॉइन बताने, तो आपको ईच टाइप का जो नंबर ऑफ कॉइन है वो बताना है, यानी कि आपको अमाउंट नहीं बताना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अमाउंट चेक किया था, लेकिन यहाँ पे आपसे अमाउंट नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ कॉइन। तो नंबर ऑफ कॉइन जो का रेशियो है हमारे पास वो क्या है, 1:2:3। यानी कि हमें क्या करना है, इस 1 की वैल्यू बतानी। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, जब हमें पता है कि 1 की वैल्यू 10 है तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा। और हम बात करें यहाँ पे 2 की वैल्यू, हमें पता है कि 1 की वैल्यू 10 है तो हमारी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और हम बात करें यहाँ पे 4 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 40। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10, 20 एंड 40। तो कौन सा ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, तो नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि अ बैग कंटेन 34 कॉइन्स। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉइन दे रखे हैं, ना कि नंबर ऑफ अमाउंट दे रखा है, टोटल अमाउंट नहीं दे रखा। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉइन दे रखे हैं वो 34 है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमें कॉइन जो है कौन कौन से टाइप के दे रखे हैं हमें, तो एक दे रखा है हमें कॉइन 5 रुपीज का, दूसरा दे रखा है हमें 2 रुपीज का, और तीसरा देखा है हमें 1 रुपीज का कॉइन। अब यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट हमें बोला गया है कि जो रेशियो दे रखा है वो रेशियो देखो। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है वो किसका दे रखा है, यहाँ पे जो रेशियो है वो अमाउंट का दे रखा है, ना कि नंबर ऑफ कॉइन का दे रखा है। यानी कि आपका रेशियो जो है वो अमाउंट यानी एक्चुअल जो कॉइन की वैल्यूज है उसका और उसके नंबर ऑफ कॉइन जो है उनका प्रोडक्ट का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ वही 5 रुपीज का कॉइन है, 2 रुपीज का कॉइन है और 1 रुपीज का कॉइन आपके पास है। और रेशियो जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2:4:1। पर ये रेशियो जो है वो किसका है, अमाउंट का है। किसका है, जो अमाउंट इनका बनेगा वो क्या होगा, उसका रेशियो हमें ये दे रखा है। तो यहाँ पर हमें ये दे रखा है। अब हमें क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 रुपीज के जो है वो कॉइन फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें टोटल कॉइन दे रखे हैं 34। अब हमें क्या करना है, 34 कॉइन्स को डिवाइड करना है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। एक तो 5 रुपीज के कॉइन, एक 2 रुपीज की कॉइन और एक 1 रुपीज की कॉइन। तो कॉइन कैसे आएगा, हमें तो रेशियो दे रखा है, जो वो रेशियो है किसका है, अमाउंट का है। तो यानी कि हम यहाँ पे 4 + 2 यानी कि 6 और +1 यानी कि 7 = 34 नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये है अमाउंट और हमें 34 जो है वो क्या है, कॉइन है। तो यहाँ पे कॉइन दे रखा है आपको, अमाउंट नहीं दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉइन का रेशियो बनाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि जो अमाउंट बनता है वो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट कैसे बनता है हमारा, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, फेस वैल्यू ऑफ कॉइन, फेस वैल्यू ऑफ कॉइन यानी कि 1 रुपीज 2 रुपीज या 3 रुपीज का जो भी कॉइन होगा उसकी वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स था, यानी कि अगर 5 रुपए का एक कॉइन है तो उसका अमाउंट कितना बनेगा, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई 5 और कॉइन कितने हो गए 1, तो उसका अमाउंट कितना बनेगा 5। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकाली, नंबर ऑफ कॉइन की। तो नंबर ऑफ कॉइन कैसे निकलेगा, अमाउंट, और ये डिवाइड में चला जाएगा फेस वैल्यू। तो यानी क्या बन जाएगा आपका, नंबर ऑफ कॉइन की वैल्यू अमाउंट अपॉन में फेस वैल्यू। तो यहाँ पे देखो अमाउंट कितना है, 2 है। अगर रेशियो के अकॉर्डिंग बात करें तो इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे कॉइन की बात करेंगे तो कॉइन कितना बनेगा, 2/5। तो यहाँ पे हमारा कॉइन का जो रेशियो बनेगा वो कैसे बनेगा, 2/5। सेम एज इट इज अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारा अमाउंट में रेशियो कितना है, 4 है। और अगर हम बात करें यहाँ पे फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। तो यानी कि जो कॉइन बनेंगे वो कितना होगा, 4/2। और अगर बात करें सेम एज इट इज यहाँ पे, तो 1 रुपए का जो अमाउंट कॉइन है उसकी अमाउंट कितना है, 1 है और उसकी फेस वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/1। तो इसको फर्दर लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/5 और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये 1/1 आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इन तीनों का सम जो आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों का सम जो है वो कितना होना चाहिए, 34 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे सम कर लेते हैं, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 और यहाँ पे कितना है 2/5। तो 2/5 + 3 और ये वैल्यू जो होनी चाहिए वो किसके इक्वल होनी चाहिए, कि ये जो वैल्यूज आएगी, ये जो आपका सम आया वो आपका रेशियोज में आया, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है वो दे रखी है आपको 34 दे रखा है। कितना दे रखा है आपको, 34 दे रखा है। तो इनका सम कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे ये आपका 2/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2/5 + 3 है। तो आपको इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 15 हो जाएगा, 15 + 2 कितना हो जाएगा 17। तो 17/5 जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 34 आपको दे रखी है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 17 से कितनी बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे सीधा सीधा 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है 5 रुपीज के जो है वो कितने कॉइन है। तो देखो यहाँ पे आपके पास इस वाले रेशियोज की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे इन वाले रेशियोज की वैल्यू पूछी। इसमें से भी किसकी पूछी है आपसे, 2/5 की, क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ कॉइन है 5 रुपीज के वो कितने हैं, 2/5 रेशियो के अकॉर्डिंग। तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 2/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/5 और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 5 से 2 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन
बी हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करेंगे तो नेक्स्ट टाइप के जब आपके क्वेश्चंस आएंगे उस तरह से,